हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट इन्वेंस यूट्यूब चैनल। और हम अपने प्रीलिम्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और पढ़ेंगे हमारा इकोनॉमी का टॉपिक जो एक्सटर्नल सेक्टर का टॉपिक है। लास्ट हमारा ये लेक्चर पार्ट रहेगा, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का सेगमेंट कवर कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। और थैंक यू सो मच, आप सभी ने सपोर्ट दिखाया, प्यार दिखाया। ये टेलीग्राम चैनल है, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको PSIR रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा और PDF वगैरह, और ये आपका जनरल पर्पज़ से UPSC की सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी मार्कशीट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। और कोई सजेशन है मेरे लिए या फिर कोई डाउट है, आप स्पेशल डाउट मुझे DM डायरेक्ट मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर से लास्ट 10 ईयर्स में 42 क्वेश्चंस UPSC ने पूछे हैं, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले 30 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं एक्सटर्नल सेक्टर के, आपको देखना है वो जाके। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम आती है कि हमने सर नोट्स पढ़ लिए, रिवीजन कर लिया, याद भी है चीज़ें, बट PYQ सॉल्व नहीं होते या फिर मॉक में मार्क्स नहीं आते हमारे, तो इसलिए मार्क्स नहीं आते या फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे कमांड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2020 में क्वेश्चन आया है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ रेफर टू अ ग्रेड ऑफ, किसी चीज़ का ग्रेड है, UPSC ने बताया, लेकिन किस चीज़ का ग्रेड है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, हमें ये बताना है। क्रूड ऑयल, बुलियन, रेयर अर्थ एलिमेंट और यूरेनियम। सो इट इज़ अ ग्रेड ऑफ व्हाट? क्रूड ऑयल का ट्रेड है, क्रूड ऑयल का ग्रेड है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है, हमारे बेसिक एसेंशियल मटेरियल में कवर नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सोल पर्पज हमारा यही है कि इकोनॉमी में या फिर UPSC प्रीलिम्स में UPSC किस थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रायोरिटी सेगमेंट डिसाइड करना है, उनको रिवीजन करना है, उनको पहले हम पढ़ाई करेंगे। सिंपल है। अब ये क्वेश्चन आया कैसे? तो वेस्ट टेक्सास जो इंटरमीडिएट है क्रूड ऑयल, एक स्पेसिफिक ग्रेड है क्रूड ऑयल का, एंड वन ऑफ द मेन 3 बेंचमार्क इन ऑयल प्राइसिंग अलॉन्ग विद द ब्रेंट एंड दुबई क्रूड। WTI इज नोन एज अ लाइट स्वीट ऑयल, लाइट स्वीट ऑयल के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट कंटेन ओनली 0.24% ऑफ सल्फर एंड हैज अ लो डेंसिटी मेकिंग इट अ लाइट। तो जितना कम सल्फर होता है उतना अच्छा क्वालिटी का हमारा फ्यूल माना जाता है। यहाँ से स्पेशल ये चीज़ आपको समझना है कि सल्फर और क्वालिटी ऑफ फ्यूल क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ईयर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following above can be included in foreign direct investment। FDI से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कल परसों में वीडियो में देखना है लेक्चर में आप देख सकते हो। FDI के ऊपर UPSC ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पर से रिपीटेड थीम है FDI के रिगार्डिंग। चलिए, इनमें से कौन सी चीज़ FDI के अंतर्गत माना जाएगा? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट का मतलब होता है जो इंडियन नेशनल्स हैं, भारतीय हैं लेकिन देश में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, अगर उन्होंने कुछ डिपॉजिट किया तो वो FDI थोड़ी ना कहलाएगा। 4 तो हटा दीजिए, अगर आपने 4 को एलिमिनेट किया तो आपके पास में C और D कट गए, या तो A है या तो B है। अब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है, इसको FDI में आना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन को पढ़ो पहले आप, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII विथ सर्टेन कंडीशन। तो कुछ स्पेशल कंडीशन में तो FII FDI कहलाता ही है ना, कहलाएगा ही, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए A। इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हो, और नहीं तो फैक्चुअल आप मान के चलो, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पढ़ना है, एलिमिनेशन टेक्निक
कुछ क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हमें करना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट जो है वो सिंपल नॉर्मल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कतई नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ डिपॉजिट है। इसलिए अब एफडीआई जो है कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट है, इनटू इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो कैपिटल अकाउंट जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट को। इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इक्विटी फ्लो इन द इकोनॉमी, या फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 24%, 24% की लिमिट है उस पर। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट GDR भी इसमें आते हैं, आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अभी जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट है, नॉन रेसिडेंट जो भारत में नहीं रह रहा है लेकिन एक्सटर्नल डिपॉजिट है, उन्होंने इंडिया में पैसा जमा कर दिया कैसे भी करके, तो ये इट इज़ अ डेट क्रिएटिंग फ्लो इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इट इज़ नॉट अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो NCERT डायरेक्ट से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है NCERT से निकाला गया है, तो NCERT आप जब भी पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ें समझ के पढ़ना है। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग वगैरह। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी ने कोई और कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करके, पर्सनल एग्रीमेंट करके उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उनके टर्म एंड कंडीशन खुद के रहेंगे, साथ ही साथ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसको मालिकाना हक मिलेगा, ओनरशिप राइट्स, इक्विटी राइट्स उसको मिलेंगे। सेकंड होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, एग्जांपल FII, ऑफशोर फंड्स वगैरह, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा और यहाँ पर कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे, ओनरशिप राइट्स नहीं रहेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। ये दोनों में डिफरेंस है। अभी एक्सटर्नल बोरोइंग कैपिटल अकाउंट का पार्ट है और एक्सटर्नल असिस्टेंस भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। एक्सटर्नल बोरोइंग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? जैसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो गया, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया की विदेश में जाके लोन लेकर आए, उसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहेंगे, या फिर शॉर्ट टर्म डेट हो जाएगा। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब होता है किसी ने हमारी हेल्प की, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एड, कोरोना के टाइम पर या फिर कोई डिजास्टर के टाइम पर कोई और देश इंडिया की हेल्प करना चाह रहा, दैट इज गवर्नमेंट एड। इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल बायलैटरल लोन, तो लोन भी क्या है? एक्सटर्नल असिस्टेंस के टाइप का माना जाता है और ये कैपिटल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2021 में करेंसी डिवेल्युएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने का रहता है, यहाँ पर पढ़ा फिर यहाँ पर देखा, करेक्ट पूछा, यहाँ पर भी सिंपल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन पे आ जाओ, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। कॉन्सेप्ट है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। करेंसी का डिवैल्यूएशन का मतलब सिंपल है, देश जानबूझकर जब करेंसी की वैल्यू कम कर दे उसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं, जब मार्केट करे तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दो टर्म है, अलग अलग है। नाउ अगर करेंसी डिवैल्यूएट करेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा? नेसेसरली, जरूरी है, इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट। जो हमारे एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि हमारा करेंसी डिवैल्यूएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले अगर $1 में आपको 80 रुपये मिलते थे, तो डिवैल्यूएशन के बाद में $1 पे आपको अब 90 रुपये मिलेंगे, 80 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे, दैट इज़ डिवैल्यूएशन। सिंपल है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये सच है। इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा, उल्टा हो गया ये तो। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा क्या? ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा या नहीं होगा? तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मुझे इस ऑप्शन में डाउट है, लेकिन आंसर यहाँ पर ए है। ऑफिशियल आंसर यूपीएससी का ए माना गया है, ओनली वन ओनली। तो ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा नहीं होगा जरूरी नहीं है, बट नेसेसरली यहाँ पे वर्ड है, इसलिए शायद ये यूपीएससी ने ट्रेड बैलेंस वाला हटा दिया गया। कॉम्पिटिटिवनेस हमारी जरूर इम्प्रूव होगी।
तो डिवैल्यूएशन का मतलब सिंपल आपको समझना है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता? ऑफिशियल लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी। ऑफिशियल यानी आरबीआई खुद इंडियन रुपी की वैल्यू कम कर देगा तो हम बोलेंगे उसको डिवैल्यूएशन। मान लीजिए $1 में 10 रुपये आ रहे थे, ठीक है, बट अब डिवैल्यूएशन के बाद में ₹1 20 रुपये का कर दिया। सेम मैंने आपको समझाया था, वो डिवैल्यूएशन है। जानबूझ कर करे तो डिवैल्यूएशन है, मार्केट करे तो डेप्रिसिएशन कहलाता है। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, इट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो रिगार्डिंग दिस थर्ड स्टेटमेंट, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट इंप्रूव, बट ट्रेड बैलेंस डिपेंड करेगा हमारा बोथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे। अगर मान लीजिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। लेट अस टेक अ पॉसिबिलिटी इन इंडियन इकोनॉमी, आवर इकोनॉमी इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल एंड दिस। तो कहना चाह रहा है वो कि एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, मान लिया एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने के कारण हमारा, लेकिन जरूरी नहीं है इंपोर्ट कम हो। तेजी से अगर हमारा इंपोर्ट भी बढ़ गया ना एक्सपोर्ट के साथ में, तो जरूरी नहीं है, नेसेसरली वहां पे वर्ड था, इसलिए वो थर्ड ऑप्शन गलत था। सिंपल। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक करेंसी दूसरी करेंसी के टर्म में उसकी प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। डॉलर और इंडियन रुपी का कंपैरिजन अगर करेंगे तो वो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट उसे बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से होती है? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी पैसे कहाँ से आते हैं, फिर विदेशी पैसे जाते कहाँ। तो ये दोनों एग्जाम है और एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी में कंप्लीट मतलब अच्छा खासा बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर कराने का नॉलेज इन्फॉर्मेशन गिवन है एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी इग्नोर बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट, वाटर क्रेडिट की बात करें। ईयर 2021 में पूछा गया था विद रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट के रिगार्डिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी चीज़ें यहाँ पे सही हैं ये पूछी गई हैं। सबसे हम इस तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट, वाटर क्रेडिट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर एजिस ऑफ WHO and the World Bank. It aims to enable poor people to meet their water need without depending on subsidies. तो वाटर क्रेडिट का मतलब क्या है और क्या नहीं है? तो वाटर क्रेडिट पुअर पीपल को हेल्प करेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन WHO और वर्ल्ड बैंक का नहीं है ये। तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट करने का, एलिमिनेशन अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन था करंट अफेयर्स बेसिस पे, अगर आपको पता होगा एलिमिनेट करके भी आंसर आ रहा है। और पहला है इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। सिंपल है, वाटर क्रेडिट कुछ फाइनेंस से रिलेटेड वर्ड है, तो इस तरीके से आप जा सकते थे कि 1 and 3 आर करेक्ट। और हमें इस तरीके से देखना है कि करंट अफेयर्स में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बार बार चीज़ें आती हैं। तो वर्ल्ड.ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू ब्रिंग वाटर एंड सैनिटेशन टू द वर्ल्ड। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है water.org। water.org वाटर क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लाया है, पावरफुल सॉल्यूशन और फर्स्ट टू पुट इन माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन प्रोसेस। WHO और यूनाइटेड नेशंस का कोई लेना देना नहीं है, वर्ल्ड बैंक का लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, 2022 में एक क्वेश्चन आया है IMF से रिलेटेड, इससे आप जानिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। IMF न्यूज़ में भी रहता है और UPSC का फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन देता है? तो आंसर IMF है, ऊपर पता था, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है। अब ये न्यूज़ में था और क्यों न्यूज़ में था इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका क्राइसिस जो हुआ था वहाँ पर श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर, लास्ट रिजॉर्ट वही है, IMF के पास में दौड़ के चले जाओ और उनसे हेल्प ले लो। तो वहाँ पे उन्हें रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के अंतर्गत ही उन्हें हेल्प मिली है, पैसा मिला।
available to all member, rapid financing all member countries facing urgent balance of payment need, simple. और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या है? इट प्रोवाइड रैपिड कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस, कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लो इनकम कंट्रीज अर्जेंट पब्लिक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस विद नो एक्स पोस्ट कंडीशनैलिटी, फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम है, नीदर नेसेसरली नॉर फिजिबल, सिंपल है। तो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में कोई कंडीशनैलिटी नहीं है और कंसेशनल है। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इमरजेंसी का पैसा अगर आपको चाहिए तो आईएमएफ आपको हेल्प कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीर एंड नीर। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मॉक पेपर में भी और पीवाईक्यू में भी कि आप कहोगे मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए अभी भी, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही, मेरा होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, क्योंकि आपने पीवाईक्यू नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप इस क्वेश्चन से समझो, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा गया था लेकिन जरूरी नहीं है आपको खबर हो। इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग, इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज नीर इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अगर नीर बढ़ गया, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो एप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो जाएगा। सेकेंड इज इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ गया, इट इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ट्रेड की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में और महंगाई और हमारे देश की महंगाई का कंपैरिजन है, इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन द नीर एंड रीर। सिंपल है, अगर हमारे देश की महंगाई और दूसरे देश की महंगाई का डिफरेंस बढ़ेगा, इसके साथ साथ नीर और रीर दोनों में भी डिफरेंसेस बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है कौन सा नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो नीर और रीर बेसिक कॉन्सेप्ट है, आंसर इसका सी है 1 and 3 ओनली। सेकंड गलत है, क्योंकि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ जाने से हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी नहीं, इम्प्रूव नहीं होगी, बल्कि डाउन हो जाएगी। ऐसा क्यों है? इसका आंसर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में ही आएगा। सबसे पहले समझते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है? तो एक मेजर है वैल्यू ऑफ करेंसी का, वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अ वेटेड एवरेज ऑफ सेवरल फॉरेन करेंसी। सेवरल फॉरेन करेंसी का हमने जब वेटेड एवरेज ले लिया तो इंडियन की रुपी कितनी बनी, इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी हुई एक वेटेड करेंसी के कंपैरिजन में। द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी needed to purchase foreign currency, ठीक है। if a domestic currency increases against a basket of other currency inside a floating exchange rate, near is set to appreciate। सिंपल है, एक डोमेस्टिक करेंसी हमें कितना चाहिए, अगर हमें फॉरेन करेंसी को परचेज करना है, ये नीर बताएगा। नीर अगर इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन द नीर इंडिकेट एप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी अगेंस्ट दी वेटेड बास्केट ऑफ करेंसी। तो अगर नीर बढ़ गया, इसका मतलब है इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट समझ में आ गया। नॉमिनल मतलब वेटेड एवरेज लिया हमने फॉरेन करेंसी का और इंडियन रुपी को कंपेयर किया। अभी आइए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में सेम चीज़ें होती हैं। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ना, अगेंस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ फॉरेन सेवरल फॉरेन डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर और इंडेक्स ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर इन्फ्लेशन का रोल है। हमने यहाँ पे नीर में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया और हमें मिल गया रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज। और ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस है नहीं है। नेशंस का नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। सिंपल है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे। इसलिए वो सेकंड ऑप्शन जो कह रहा था कि अगर रीर बढ़ेगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, इसका मतलब इन्फ्लेशन हो गया। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है, एक्सपोर्ट अट्रैक्टिव हुआ, जरूरी नहीं है। रियर का लिंकेजेस है इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा। सिंपल।
ये चीज़ें हमें समझनी है। इंस्टेंस कंसिडरिंग 2021 में मोस्टली डिक्लाइनिंग, नीर हैज़ बीन मोस्टली डिक्लाइनिंग, वेयर एज rear remains sync with the inflationary trend. Upward biases in rear due to inflation was already being felt in May. Increased difference between the trend of rear last 26 months was due to India's domestic inflation. ठीक है, इन्फ्लेशन से एडजस्टेड है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तब वो कहलाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो फैक्चुअल मैं बोलूँगा आपको, बस हमें समझना है अगर हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमें कौन सी चीज़ें फोकस करनी है, कौन सी चीज़ें फोकस नहीं करनी है। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है। ऑन हाउ मैनी ऑफ द अबव डज UNOP's sustainable investment in infrastructure and innovation initiative focus for its investment। ठीक है, इसमें से किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट, जो हमारा ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन में, तो किस किस फील्ड में करेगा? अफोर्डेबल हाउसिंग पे करेगा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट पे करेगा नहीं करेगा, हेल्थ केयर पे करेगा या नहीं करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे करेगा या नहीं करेगा। तो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। आंसर ओनली 3 सी। कंप्लीटली फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कोई भी तैयारी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें करंट अफेयर से चीज़ें समझनी है क्या है क्या नहीं। फिर से रिपीट हो सकती हैं, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I 2020 में था और 2000 प्लान है 2020 to 25 का। सिंपल है, और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करने वाले वो हमने देख लिया है। मास रैपिड मास ट्रांसपोर्ट को छोड़कर जो 3 चीज़ें गिवन थी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एबव स्टेटमेंट। कौन सी चीज़ें सही हैं ऊपर जो गिवन था। सेकंड फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। एक्चुअल क्वेश्चन है, इंडिया का एक्सपोर्ट ग्लोबल शेयर में 3.2% है, पता नहीं। मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PII। अब PI प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव, PLI जो स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसके बारे में आप जानो, होमवर्क में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसीलिए कहते हैं PYQ पढ़ना है तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है UPSC और रिपीटेड थीम पर भी पूछ लेता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो इम्पोर्टेंट स्कीम है, इस बार भी न्यूज़ में है, इसको आप जाके देखिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो गलत है कि इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर हमें पता होना चाहिए बहुत ही कम है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि हाँ बहुत सारी कंपनी हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन कंपनीज हो जो भारत में है, उन्होंने PLI स्कीम से फ़ायदा लिया है। तो आंसर इसका डी रहेगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सिंपल हो गया। नाउ क्वेश्चन सो यहाँ पर देख ले रहे हैं, अभी फ़िलहाल 1.8% है गुड्स का और 4% है सर्विसेज का। इंडिया का टारगेट क्या है? 2.1% से 3.3% पे लेके जाना है 2027 तक गुड्स का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का शेयर ग्लोबल में, और 10% शेयर होना चाहिए दुनिया भर में हमारा 2047 तक। देन PLI स्कीम इज ओपन टू बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे लोगों ने इसमें फ़ायदा भी लिया है कंपनी ने। PLI स्कीम होमवर्क में आपको देखना है क्या है क्या नहीं है, नोडल एजेंसी कौन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस 2023 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 आप देख रहे हो, नेचर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, UPSC का पूछने का स्टाइल भी चेंज हो रहा। तो अगर आप घिसी पिटी चीज़ें मॉक पेपर से रट के चले जाओगे, उस पैटर्न को स्ट्रक्चर को पकड़ के चले जाओगे, तो UPSC वहाँ पे खेल जाएगा आपके साथ में।
और यहाँ पे सिली मिस्टेक करके आओगे, समझने में टाइम लग जाएगा आपको कि क्वेश्चन कह क्या रहा था, ऑप्शन कह क्या रहा था, इनमें से कौन सा आंसर सही था, पता नहीं चला मुझे तो क्या कह रहा था। कई लोगों ने बोलते हैं। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन EU हैव लॉन्च्ड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। होगा फैक्चुअल कॉन्सेप्ट। सेकंड, US and European Union claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. तो वो टेक्निकल प्रोग्रेस चाहते हैं US और यूरोपियन यूनियन, और इसलिए ये इनिशिएटिव लिया है। आंसर इसका सी है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कि यूरोपियन यूनियन US ने कोई ट्रेड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल जैसा इनिशिएटिव तो लिया है, बट उसका पर्पज़ ये नहीं है जो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 में गिवन था। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सिंपल। के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो, और थोड़ी सी चीज़ें करंट अफेयर्स में आती है, हर एक चीज़ हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन द हिंदू में आया था Feb 2023 में, और अब जो न्यूज़पेपर में आएगा करंट अफेयर में चल रही हैं चीज़ें, उस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए करंट अफेयर, हमेशा याद रखो दिन में 1 घंटे बहुत होते हैं। नेक्स्ट 2023 में एक और क्वेश्चन आया है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 40 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, चलिए। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, एक स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इज अ ट्रीटी दैट, किसके बारे में है ये ट्रीटी है? इट लिमिट लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। It makes countries of European Union to share their infrastructure facilities. Third, it enables countries of European Union to share their technology. तो थर्ड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। फर्स्ट कह रहा है बजटरी डिफिसिट को लिमिट करने के लिए ये इनिशिएटिव है। पहला आंसर सही है, बाकी सब इसके रॉन्ग है। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। फैक्चुअल कॉन्सेप्ट था, कोई बड़ी होशियारी वाली बात नहीं है। ओनली वन, अगर पता है तो पता है, नहीं तो कुछ नहीं आता जाता। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट इज रिलेटेड टू बजटरी डिफिसिट ऑफ यूरोपियन यूनियन। सिंपल है। तो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में रहता ही है, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस, सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस, और फिर कोरोना वायरस बीच में आया ही था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। नेक्स्ट, ईयर 2024, रिसेंट ईयर में क्वेश्चन है, लास्ट PYQ है ये, मतलब लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट? इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द US। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंडिया इम्पोर्ट नहीं करता है एप्पल। क्या नहीं करता है? क्या बिल्कुल भी नहीं करता। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन इंडिया लॉ प्रोहिबिट्स इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। विदाउट अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी के बिना इंडिया में कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा तो होना चाहिए, है ना। तो सेकेंड सही है, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। US से हमने इंपोर्ट किया है एप्पल को, अच्छा खासा अमाउंट में किया है। फैक्चुअल कॉन्सेप्ट था, तो आंसर इसका डी है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सिंपल। नाउ Feb 2024, February 2024 में क्वेश्चन आया था। US लॉ मेकर्स एप्पल ग्रोअर सेलिब्रेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ एप्पल्स टू इंडिया 16 times मोर देन द लास्ट ईयर। 16 टाइम्स हमारा इम्पोर्ट बढ़ गया है US से। क्यों बढ़ा था? क्योंकि इंडिया ने 20% रिटेलिएटरी टैरिफ, जो इंडिया ने टैरिफ लगाया था उसको कम किया गया था। अब इस तरीके से क्वेश्चन इस बार आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। ट्रंप ने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ एक्सेप्ट किए हैं, अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है ट्रेड रिलेटेड, है ना। बहुत सारे टैरिफ, ड्यूटी लगाना चाह रहा है ट्रंप, और सीधा बोल दिया है सिंपल वर्डों में कि अगर आप हमारे ऊपर
रेसिप्रोकल टैक्स लगाओगे, हमारे ऊपर टैक्स लगाओगे, हम आपके ऊपर भी रेसिप्रोकल टैक्स लगा देंगे। तो जो ड्यूटी वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इसलिए मीटिंग हो रही हैं। तो अब आपको न्यूज़ में इंटरेस्ट लेना है और थोड़ी चीज़ें देखनी है ध्यान से, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। यूएस ट्रम्प और मार्केट रिलेटेड टैरिफ वगैरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन WTO के एग्रीमेंट यहाँ पे रेफरेंस में आ सकते हैं। देन इन द ईयर ऑफ 2024 इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही है ये मैं बताना है। स्टेटमेंट 1, रिसेंटली Venezuela has achieved rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, emigrating to other countries। तो क्या वेनेजुएला रैपिड रिकवरी अचीव भी कर लिया उसने, साथ ही साथ में उसने अपनी माइग्रेशन प्रोसेस को, माइग्रेशन क्राइसिस को प्रिवेंट कर लिया। सक्सीडेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, यस इट इज करेक्ट फैक्चुअल कॉन्सेप्ट, आंसर इसका बी है और डी है, सॉरी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, पहला गलत है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग, बिकॉज वेनेजुएला ने जो माइग्रेशन वाला था वो बहुत मुश्किल था, इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते हो। और जो माइग्रेशन क्राइसिस थी वहाँ पर वेनेजुएला में, वो साल भर वहाँ पे चला। और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला में है। इसके बाद भी 17% रिजर्व, दुनिया का 17% ग्लोबल रिजर्व्स क्रूड ऑयल का कहाँ पर है, वेनेजुएला में। फिर उसके बाद भी वेनेजुएला एक डेवलपिंग नेशंस टाइप, लीस्ट डेवलपिंग नेशन टाइप और रिसेशन वगैरह से रहता है। ओके, सो आई होप आपको वो लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो। आपको थोड़ा सा देखना है, स्पीड में देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहिए, क्योंकि एक माइंड आपका माइंड सेट रेडी हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि यूपीएससी पेपर को कैसे सॉल्व करना है। एग्जामिनेशन में जो आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा, तो आप प्रिपेयर रहोगे अपने माइंड सेट के साथ में। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, द एस्पिरेंट इनविंसिबल को आपको शेयर लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले हैं QR कोड को स्कैन करने के बाद में। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल।